एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन से छात्रों की वापसी जारी। बीते 2 दिनों में उत्तराखंड के 13 छात्र लौटे। अब तक 53 की हो चुकी है वापसी। अन्य छात्रों और लोगों की लोकेशन का पता लगाने का काम जारी। यूक्रेन से लौटे उत्तराखंडियों को लेकर सरकार का फैसला। घर पहुंचाने तक का सारा खर्च राज्य सरकार करेगी वहन। आयुक्त कार्यालय को व्यवस्था करने के दिए निर्देश। दस मार्च को मतगणना को लेकर उत्तराखंड भाजपा की तैयारी। देहरादून में कंट्रोल रूम के जरिए चुनावी नतीजों पर रखी जाएगी निगरानी। प्रदेश मुख्यालय पर वॉर रूम किया गया तैयार। देहरादून में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान। पक्ष और विपक्ष ने गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों पर खड़े किए सवाल। आम जनता को निर्माण कार्य में हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के पौड़ी सतपुली तहसील में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। मामले में पुलिस ने की मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू। छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति युवती के गांव का ही। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को लाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी हैं। बीते 2 दिनों में उत्तराखंड के 13 छात्र यूक्रेन से लौटे हैं और स्थानिक आयुक्त कार्यालय की टीम ने एयरपोर्ट पर यूक्रेन से सकुशल लौटे छात्रों का स्वागत किया। अब तक 53 छात्र वहां से लौट चुके हैं, जबकि सरकार को 282 छात्रों और अन्य लोगों की सूचना प्राप्त हो गई है। तो वहीं शासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार देहरादून में ईशा रावत, हरिद्वार के मोहम्मद अनास, नैनीताल की शैली त्रिपाठी और पिथौरागढ़ की तनुश्री पांडे नई दिल्ली पहुंची और बुधवार की सुबह 9 छात्र पहुंचे हैं। यूक्रेन से लौट रहे उत्तराखंड के नागरिकों को प्रदेश सरकार निःशुल्क अपने घरों तक पहुंचाएगी। गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय को इस संबंध में व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। अपर सचिव गृह अतर सिंह की ओर से स्थानिक आयुक्त को इस संबंध में पत्र भी भेजा गया है। इस पत्र में साफ कर दिया गया है कि यूक्रेन से स्वदेश लौटे उत्तराखंड राज्य के नागरिकों को निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। ट्रेन, बस या टैक्सी जिस भी माध्यम से वे गंतव्य तक जाने की इच्छा जाहिर करेंगे उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। ये निःशुल्क व्यवस्था स्थानिक आयुक्त कार्यालय कराएगा, जिसका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। भारत सरकार की मदद से यूक्रेन में फंसी एक छात्रा ने ऋषिकेश लौटने के बाद प्रधानमंत्री केयर फंड में 25,000 रुपए की धनराशि दी है। धनराशि का चेक ऋषिकेश नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई को सौंपा गया। छात्रा निशा ग्रेवाल के अनुसार यदि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों को वापस लाने की पहल करते हुए ऑपरेशन गंगा नहीं चलाया होता तो आज भी वे शायद यूक्रेन में फंसी होती। सुरक्षित वतन वापसी लौटने पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री केयर फंड में एक छोटी सी राशि का चेक भेजने का निर्णय लिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये कदम उठाया कि वेस्टर्न पार्ट से बच्चों को ले जाएं, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट हमारे बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर है और ऊपर से वहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं था तो जल्दी बच्चे निकल जाएं। तो इसलिए हमारा ग्रुप वाइज हुआ, तो मेरा लकीली फर्स्ट ग्रुप में ही नाम था। तो फिर 25 को मैं निकली और डायरेक्टली मैं वहाँ पे रोमानिया बॉर्डर पहुंची। उधर बसेस सब इंतज़ाम अच्छे से था, उधर से मैं गई। उधर जो एयरपोर्ट था उधर एम्बेसी के लोग भी थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से हमारा पूछा, जो भी तुम्हें खाना पीना कुछ भी दिक्कत है तो मतलब वो पूरा हेल्प कर रहे थे। फिर उधर से फ़्लाइट थी मेरी मुंबई की, क्योंकि फ़र्स्ट फ्लाइट मैं मुंबई की थी। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ परिवार को, शुभकामनाएं देती हूँ उस बिटिया को, निशा ग्रेवाल को। और जो कि बड़ी खुशकिस्मत ये बिटिया है कि जो फर्स्ट फ्लाइट यूक्रेन से इंडिया आई
उसमें सबसे पहले नाम निशा अग्रवाल का था। स्मार्ट सिटी को लेकर देहरादून डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम पूरा होने की तारीख 30 जून 2023 है और अभी तक 40 से 45% काम पूरा हो गया है। बाकी बचे काम भी समय अनुसार पूरे हो जाएंगे। टेंडर का ही काम पूरा हो गया है। का जो कट ऑफ डेट है वो 30 जून 2023 है और अभी तक 45% काम हो गया है और 55% काम करना बाकी है। मैक्सिमम काम पे टेंडर्स हो गए हैं और कार्य अभी प्रगति पे है। तो हमारी कोशिश ये है कि समय रहते रहते टाइम के अनुसार विद इन दी निर्धारित टाइमलाइन हम लोग काम कंप्लीट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल जून 2017 में देहरादून को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया था। तब ये तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक राजधानी का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही स्मार्ट सिटी के कार्यों से आम जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो वहीं अधिकारी अपनी जवाबदेही से लगातार बचते नजर आ रहे हैं। इधर स्मार्ट सिटी परियोजना के शुरुआती चरणों से लेकर अब तक लगातार कार्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी लोग गुणवत्ता को लेकर के अधिकारियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। गौरतलब है कि राजधानी देहरादून में कई जगहों पर सड़कों को खोद दिया गया है और सीवर लाइन के गड्ढे भी पूरी तरह से खुले पड़े हैं। ऐसे में आम जनता को दुर्घटनाओं का भी डर सता रहा है। अमित शाह जी कह के तो गए बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं। ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती, तो ये काम अंजाम तक पहुंचता और अच्छा रिजल्ट देता। लेकिन दुर्भाग्य से मन में भ्रष्टाचार की भावना निहित है, काम करने का तरीका पता नहीं है, तो हर जगह खोद डाला है। आज हर आदमी परेशान है। का जो कट ऑफ डेट है वो 30 जून 2023 है और अभी तक 45% काम हो गया है और 55% काम करना बाकी है। मैक्सिमम काम पे टेंडर्स हो गए हैं और कार्य अभी प्रगति पे है। तो हमारी कोशिश ये है कि समय रहते रहते टाइम के अनुसार विद इन दी निर्धारित टाइमलाइन हम लोग काम कंप्लीट करते हैं। वास्तव में चिंता का विषय है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और 1450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा नहीं है और काम भी चल रहा है। लेकिन काम की गति को लेकर, काम की गुणवत्ता को लेकर और जो नियोजन का पक्ष है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार हम अखबारों में भी देखते हैं। जहाँ तक मेयर साहब का सवाल है और क्षेत्रीय विधायक खजानदार, ये लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं उसको ठीक करने का। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर पर ये ढिलाई है, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो अधिकारियों को करना होता है। तो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, एक तो उनका काम मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि जो काम होने के बाद भी शिकायतें आ रही, तो टेक्नोक्रेट की गलती है। और काम में जो डिले हो रहा है, जो योजना थी उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स जिनको उसको संभालना है, जिसको उसको देखना है, उनका निश्चित तौर पर उनकी भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अभी तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा कि चुनावी मतगणना के दिन पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम वरिष्ठ नेता देहरादून में मौजूद रहेंगे। तो वहीं देहरादून में कंट्रोल रूम से सभी जनपदों के चुनावी नतीजों पर निगरानी रखी जाएगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव के लिए अलग से प्रदेश मुख्यालय और वॉर रूम तैयार किया जा रहा है, जिसमें मतगणना को लेकर तैयारी की जा रही है।
स्तर पर, प्रदेश मुख्यालय के स्तर पर वॉर रूम बनेगा। जो जिनकी ड्यूटीज़ लगनी हैं, एजेंट्स हैं, वो 70 विधानसभाओं वार मतगणना में कौन लोग बैठने वाले हैं, फिर जनपद उसकी मॉनिटरिंग करेगा। फिर जनपदों की सारी की सभी 13 जनपदों की मॉनिटरिंग जो है 70 विधानसभाओं की स्टेट हेडक्वार्टर से होगी। यहाँ उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है और इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट, प्रदेश मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सौजन्या कुमारी से मुलाकात कर भाजपा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव के दरमियान अपने साक्षात्कार में अपना चुनाव चिन्ह प्रदर्शित किया गया था, तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त कुमारी सौजन्या ने कहा कि इस मामले पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अभी तक चुनाव आचार संहिता लागू है और उत्तर प्रदेश में आज कुछ विधानसभाओं में मतदान भी हो रहा है। ऐसे में आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने अपने फोटो के साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पर लगा करके जिस तरह से एक अखबार में 2 पेज का लंबा साक्षात्कार दिया, वो प्रथम दृष्टया हमें लगा कि पेड न्यूज है और ये मतदाता को प्रभावित करने वाली है। तो ऐसे में हमने तुरंत इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग को आज अपने जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके माध्यम से की। अब खबर दिनेशपुर से, जहां सीईओ अमित कुमार ने दिनेशपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ अमित कुमार ने मालखाना, साफ सफाई, अस्त्र शस्त्र का रखरखाव और अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। सीईओ अमित कुमार ने थानाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी सौंप दिए। आज थाना दिनेशपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें यहाँ के असलों के बारे में जानकारी की गई। असले संख्या में पूरे मिले, इनको खुलवा के चेक करवाया गया। इसमें साफ सफाई की कमी पाई गई, उसके संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। माल खाने का निरीक्षण किया गया, माल सारे मौजूद मिले हैं, उनके रखरखाव को लेके निर्देश दिए गए हैं। इसमें सारे अभिलेख जो थाना स्तर पर रहते हैं उनको लोकित किया गया। उनमें जो कमियां पाई गई थी उनको निर्देशित कर दिया गया है दुरुस्त करने के लिए। उत्तराखंड के पौड़ी स्थित सतपुली तहसील में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति युवती के गांव का ही बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मामले में राजस्व पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर उपजिलाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर अब मामलों को रेगुलर पुलिस को सौंपने की तैयारी की जा रही है। रुड़की में महाराजा अग्रसेन चौक ट्रस्ट की ओर से स्थापित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने फीता काटकर किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सांसद नरेश बंसल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन किसी एक समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के हितों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे, जिनकी प्रेरणा से ही वैश्य समाज आज समाज उत्थान के कार्यक्रमों में अपनी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रहा है। यूकेडी ने राज्य के केंद्रीय संस्थानों में भर्ती घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर थर्ड पार्टी जांच की मांग की है। इसको लेकर यूकेडी के वरिष्ठ नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि राज्य में स्थित केंद्रीय संस्थानों में भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें बाहरी प्रदेशों के युवाओं को भर्ती करने का काम भी किया गया। इसी के साथ यूकेडी नेता ने कहा कि ऋषिकेश एम्स में 600 से अधिक पदों पर राजस्थान के लोगों को भर्ती दी गई और ये भर्ती घोटाला यही नहीं रुका, बल्कि राजधानी दून के एफआरआई में भी ग्रुप सी के पदों पर गड़बड़ी हुई, जिसमें 88 पदों पर हरियाणा के लोगों को भर्ती दी गई और ये आईटीआई में खुलासा भी हो गया है। फायर सीजन के दौरान धधकते जंगलों की वजह से वन संपदा को करोड़ों का नुकसान पहुंचता है। इसी के साथ पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख जाते हैं और पानी के लिए हाहाकार मचना
शुरू हो जाता है, जिसके साथ जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में वन विभाग के जंगलों को आग से बचाने के लिए फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप तैयार किया गया। इस ऐप के जरिए वनों को आग से बचाया जाएगा। वनाग्नि नियंत्रण के लिए तकनीक का प्रयोग करने वाला रुद्रप्रयाग वन प्रभाग प्रदेश में ऐसा पहला प्रभाग है। इस ऐप को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से भी लिंक किया गया है। प्रभाग की सभी 7 रेंजों की गूगल मैपिंग करने के साथ ही वन कर्मियों के मोबाइल भी ऐप से जोड़े जा रहे हैं। क्रांति दल ने 108 एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर के शोषण का पर्दाफाश किया है। उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया कि 108 चलाने वाले ड्राइवर के तनख्वाह से ही टायर घिस जाने के नाम पर पैसे काटे जा रहे हैं। कर्मचारी से लगभग 4,000 से 7,000 रुपए तक की कटौती की जा रही है। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर की सैलरी मात्र 10,000 रुपए प्रति महीने की होती है। ऐसे में उनकी सैलरी से इतने रुपए काटे जाने से उनके सामने अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या खड़ी हो रही है। तो वहीं 108 के जीएम प्रोजेक्ट अनिल शर्मा ने बताया कि 108 का एक टायर 40 से 50,000 किलोमीटर तक चलता है, लेकिन ड्राइवरों की लापरवाही की वजह से टायर जल्दी घिस जाते हैं। जब ड्राइवर से इसको लेकर पूछताछ की जाती है, तब कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उनकी सैलरी काटी जाती है। बंद करो, ये उत्पीड़न नहीं सहेंगे। हमारे जो 108 के कर्मचारी जो ड्राइवर हैं, उनकी तनख्वाहों से गाड़ी के टायरों की घिसाई काटी जा रही है। थोड़ी नीचे करो, ये शोषण की पराकाष्ठा है, ऊपर करो, अन्याय का चरम है। उत्तराखंड क्रांति दल के लोग आज इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। कैंप के ऑफिस में हमारी जो जीएम प्रोजेक्ट है शर्मा जी, उनसे बात हुई है और हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि इनका 2 साल का प्रोजेक्ट अभी बाकी है। हमारा साफ चेतावनी, साफ अल्टीमेटम है, या तो आप इनका रिकवरी का पैसा वापस कीजिए, ये जो वसूली आप कर रहे हैं इसको बंद कीजिए, नहीं तो हम आने वाले 10 तारीख के बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा देंगे। ड्राइवर को थोड़ी दे रहा हूँ, लेकिन भाई साहब उसका टाइम टू टाइम अलाइनमेंट करना है, सेवा में सुधार, ये हमारा मेन एम होता है। उस उद्देश्य से हम काम करते हैं। कितना पैसा ड्राइवर के साथ जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि गलत हो रहा है? नहीं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ड्राइवर की सैलरी से आप काट रहे हैं, ये तो गलत बात है। यदि कोई मिस हैंडलिंग कर रहा है, उसको कैसे समझाया जाए? चेतावनी दी हमने। अब हम मतलब पहले से ये नियम चलता आ रहा है कि भैया ये टायर की लाइफ 50,000। कितना काटते हैं आप? कितना पैसा काटते हैं? ये तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट फील्ड से उनकी फीडबैक पे डिपेंड बता दीजिए कितना काटता हूँ। 500 से 1,000 रुपए पर ड्राइवर का? नहीं, पर ड्राइवर नहीं, जो मिस हैंडलिंग कर रहा है उसकी। भगवानपुर के बुगावाला में सीओ राकेश रावत ने थाने का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सीओ ने पुलिस को आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के दिशा निर्देश भी दिए। इसी के साथ बुगावाला थाने में मालखाना, कार्यालय, शस्त्र, आपदा उपकरणों, अभिलेखों और भोजनालय, साथ ही बैरकों का निरीक्षण भी किया गया। थाने का मुआयना किया गया, थाने में साफ सफाई पे ध्यान दिया गया, अभिलेख को चेक किया गया, सभी अभिलेख जब पाए गए हैं मालखाने में चेक किया गया, शस्त्र वगैरह चेक किया गया और सभी शस्त्र वगैरह सही हालत में है, सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एंटीराइड किट वगैरह भी देखी गई है। सभी सामान को सभी वहाँ की देखा गया है और सभी सामान सही तरीके से सही अवस्था में। कुछ कमी पाई गई है सर? कोई कमी नहीं पाई गई है। ये एचएफ को बताया गया है कि रेगुलर उसमें जो शस्त्र हमारे SLR हैं, ये आपका है, इन्हें प्रत्येक थाना कर्मचारी को इनके खोलने वाले से अवगत कराया जाए। रविवार से शुरू होने वाली सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक होली इन दिनों पूरे शबाब में है। देर रात तक होली गायन की महफिलें गूंज रही है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में इस बैठक होली का इतिहास 150 साल से भी अधिक समय का है। कुमाऊनी बैठकी होली की बात हो तो अल्मोड़ा का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बैठकी होली की विशेषता ये है कि होली शास्त्रीय रागों पर गाई जाती है। जानकारी के अनुसार कुमाऊं में होली गीतों के गायन का अल्मोड़ा से शुरुआत हुई। जानकार ये भी बताते हैं कि इस होली की शुरुआत अल्मोड़ा में 1860 में की गई थी। होली में गाई जाने वाली बंदिशें विभिन्न रागों पर आधारित होती है जो समय के अनुसार गाए जाते हैं। इसको लेकर होली रसिक बताते हैं
कि अब कुछ नए रागों पर भी होली के पद गाए जाने की परंपरा नई पीढ़ी ने शुरू कर दी। बैठक होली की बात करते हैं तो अल्मोड़ा से ही इसका उद्भव हुआ है और जो हमारे बुजुर्ग या पुराने लोग कहते आ रहे हैं कि 1860 से भी पहले से इस होली का जो चलन है वो चलता आ रहा है और ख़ासकर यह है कि इस होली में शास्त्रीय रागों पर आधारित जो है होलियाँ बंदिशें गाई जाती हैं और इसमें रात भर लोग बिल्कुल कमरे में बैठ के इसका गायन करते हैं और ये 3 महीने तक चलती है। पौष माह के प्रथम रविवार से इस होली का आयोजन शुरू हो जाता है। पूरे देश में इतनी होलियों का गायन कहीं नहीं होता। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप